तो दोस्तों वेलकम टू नंबर वन क्लासेस, जहाँ होती है नंबर वन पढ़ाई। और हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत किताब को पूरी कर रहे हैं हम। और उसमें इमरजेंसी का चैप्टर चल रहा था। हम नेशनल इमरजेंसी और जो प्रेसिडेंट रूल है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल पढ़ने से पहले कुछ बैकग्राउंड इसका समझना चाहेंगे, क्योंकि हर चीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं उसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देता हूँ। तो वित्तीय आपातकाल का बैकग्राउंड हम समझें अगर, तो बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से है कि घर पे आपके, जैसे आप नॉर्मल अपने घरों का ही एग्जांपल देते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। घर पे जब पैसा खूब होता है, पैसा ही पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई खूब पैसा खर्च करो, खूब आराम से आनंद लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई मना नहीं करता, ना पिताजी मना करते, ना माताजी मना करती है, कोई भी मना नहीं करता खर्चा करने के लिए। लेकिन अगर लेकिन अगर मित्रों, घर पे हो पैसे की दिक्कत, पैसे की दिक्कत हो घर पे, है ना, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। ओके। घर पे हो पैसे की दिक्कत, तो फिर भैया फिर लोग बोलते हैं कि भाई खर्चा जो है वो ध्यान से करो, है ना, कम करो। आपको आईपैड चाहिए, आईपैड आता है भाई साहब 1 लाख रुपए का, पिताजी कमाते हैं 1 करोड़ रुपए साल के, तो कोई दिक्कत नहीं, आईपैड दिला दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आराम से लो, आईपैड लो, आईफोन लो, भाई कुछ भी लो, है ना। लेकिन पिताजी कमाते हैं 10,000 रुपए महीने के, आपको चाहिए आईपैड, तो क्या उसके लिए हाँ बोला जाएगा? ना। इस खर्चे को बना कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, कांटा लगा दिया जाएगा इसके। तो बात यही कि भाई खर्चे तब करो जब कमाई हो, लेकिन कमाई नहीं हो तो फिर खर्चे नहीं करने दिए जा सकते, बड़े बड़े खर्चे करना बंद करना पड़ेगा। तो वही फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात है, जैसे घर में होता है वही होता है सरकारों में, कि जब सरकार के पास में पैसा खत्म हो जाए, पैसा कम हो जाए, कि भाई गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं बचा, टैक्स में पैसा नहीं आ रहा, और भारत सरकार को खुद के खर्चे करने में बहुत दिक्कत हो रही है। विदेशों से लोन ले रखा है, ज्यादा लोन के पैसे भी नहीं चुकाए जा रहे, किस्त भी नहीं चुकाई जा रही, पेट्रोल डीजल खरीदना है उसके भी पैसे नहीं बच रहे। तो अगर ऐसी कंडीशन में भारत फंस जाए कभी, कि पैसा बचे ही ना, फॉरेक्स एकदम खत्म हो जाए, अपना जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन करेंसी रिजर्व, वो खत्म हो जाए, तो उस केस में क्या करेगी भारत सरकार? इन दैट केस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल। कि भाई भारत सरकार के पास पैसा नहीं बचा है, और अब पैसे का उपयोग जो करना है वो एकदम सोच समझ के करना है, फालतू खर्चे बिल्कुल नहीं करने हैं, पैसे बचाने हैं, ताकि हम अपने देश को चला सके कम पैसों के साथ में भी। क्योंकि देश का पैसा खत्म हो जाता है, देश की इज्जत खराब हो जाती है, फिर क्या होता है, दूसरे देशों से पैसे मांगने पड़ते हैं उधार, और उस देश की बहुत हंसी होती है, जैसे कि पाकिस्तान की होती रहती है। पाकिस्तान वाले भिखारी मांगते रहते हैं, कभी इस देश से, कभी उस देश से, कभी आईएमएफ से, कभी वर्ल्ड बैंक से, इससे उसे लोन मांगते रहते हैं कि भाई दे दो कटोरा लेके चंदा मांगते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पैसे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनका मैनेजमेंट सही नहीं है, और उनके फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती रहती है। हमारे देश में ये अच्छी बात है कि आज तक नहीं लगी है। 1992 के आसपास में हमारी भी कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी, कि हमारे पास में पेट्रोल वेट्रोल खरीदने का इन सब का पैसा बचा ही नहीं था, उसके बावजूद भी हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की नौबत नहीं आई। ये हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में दिया हुआ है कि अगर चाहो तो लगा सकते हो फाइनेंशियल इमरजेंसी, लगानी जरूरी है नहीं। ठीक है, ये बात है। तो वही फाइनेंशियल इमरजेंसी के हम प्रोविजन पढ़ने वाले हैं, कि कब लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, अप्रूवल कौन करता है इसका, और उसके अलावा जब लगती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे घर पे मैंने बताया कि पिताजी बोलते हैं कि भाई ये खर्चा मत करो, वो खर्चा मत करो, जोमेटो से, इन स्विगी से ज्यादा खाना पीना बंद कर दो, और फालतू खर्चे बंद कर दो। वहीं सरकार के मामले में जोमेटो, स्विगी, आईपैड, तो ये तो होता नहीं है। तो वहां क्या होता है कि भाई जो सरकारी कर्मचारी है उनकी तनख्वाह कम करो, फालतू के खर्चे बंद करो। और ये भी हो सकता है कि सरकारी कर्मचारियों को कई बार सैलरी दी भी ना जाए, कि भाई रोक के रखो सैलरी, जब पैसे आएंगे तब देंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के पैसे, तनख्वाह कभी भी नहीं रोकी जाती, किसी भी कंडीशन में नहीं रोकी जाती। एक भी कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें रोकी जा सके उनकी तनख्वाह। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में उनकी भी सैलरी रोकी जा सकती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की भी सैलरी फाइनेंशियल इमरजेंसी कंडीशन में रोकी जा सकती है। इतनी खतरनाक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना। तो यही बात करते हैं, चलो। आर्टिकल 360 यानी कि अनुच्छेद 360 में दी हुए फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजन, ठीक है। अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360 empowers the president to proclaim a financial emergency if he is satisfied that a situation has arisen due to which the financial stability or credit of India or any part of its territory is threatened। कि भाई आर्टिकल अनुच्छेद 360 जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को, ये पावर देता है कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। कब? जब उसको लगे कि भारत के पास पैसे नहीं बचे हैं, और पूरे विश्व में भारत की हंसी मजाक बनने वाली है, क्योंकि मतलब सब लोग बोलेंगे अरे अरे इनके पास तो पैसे ही नहीं है, देखो गरीब हो गए, गरीब हो गए, ऐसा होने वाला है। तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर सकता है। कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। तो इसी को बड़े फैंसी वर्डों में ये बोल दिया गया कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इस टेरिटरी इज थ्रेटन्ड, ठीक है। यानी भारत या भारत के किसी हिस्से की क्रेडिट या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटन्ड हो, यानी कि खतरे में हो, ठीक है।
The 38th Amendment Act of 1975 made the satisfaction of the President in declaring financial emergency final and conclusive and not questionable in any court of any ground. But this provision was subsequently deleted by 44th Amendment Act 1978, implying that satisfaction of the President is not beyond judicial review. तो वही बात है कि भाई इंदिरा गांधी ने अपने टाइम पे एक अमेंडमेंट लेके आई थी, उसमें बोला कि भाई प्रेसिडेंट ने अगर बोल दिया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है तो फिर लगानी है, उस पर कोई भी सवाल नहीं उठाओगे कोर्ट में या कहीं पे भी सवाल वाल नहीं उठाओगे, है ना। प्रेसिडेंट ने बोल दिया तो मेरा वचन ये शासन ये वाला सिस्टम करना अपने को। लेकिन उसके बाद में जो 44th अमेंडमेंट आई जिसमें बहुत सारे प्रोविजन बदले गए थे इंदिरा गांधी के टाइम के, उसमें यह भी बदला गया कि भाई नहीं, प्रेसिडेंट ने अगर बोल दिया फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है तो फिर उसको कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है कि भाई प्रेसिडेंट ने गलत तरीके से फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई, है ना। चुनौती कोई देना चाहे तो दे सकता है, कोई दिक्कत उसमें होगी नहीं, ये बात, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में लगती है, याद करो, 360 में, आर्टिकल 360 में। क्या उसको जुडिशियल रिव्यू के लिए चुनौती दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से संशोधन से ये प्रोविजन डाला गया जुडिशियल रिव्यू वाला? 44 से, ठीक है। अब करते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, कि भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी, उसके बाद कितने दिनों में कितने महीनों में उसका पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेशनल इमरजेंसी के बारे में हमने देखा था कि नेशनल इमरजेंसी लगाने के बाद में उसका 1 महीने के भीतर भीतर पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। उसके बाद में हमने जो प्रेसिडेंट रूल देखा था, उसमें देखा था कि प्रेसिडेंट रूल लगाने के प्रोक्लेमेशन के 2 महीने के भीतर भीतर पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी 2 महीने का टाइम दिया हुआ है कि 2 महीने के भीतर भीतर आप उसका पार्लियामेंट का अप्रूवल लो। और यहां पे भी जो अप्रूवल लेना है वो सिंपल मेजोरिटी से लेना है। स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूवल लेना सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के केस में जरूरी है। प्रेसिडेंट रूल हो या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, दोनों में सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। याद हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। तीसरी चीज जो फाइनेंशियल इमरजेंसी में और इंपॉर्टेंट है और अलग है थोड़ी सी, कि बाकी जो 2 इमरजेंसी हमने देखी थी, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी देखी हो, चाहे वो प्रेसिडेंट रूल देखा हो, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल देखा हो या फिर राष्ट्रपति शासन देखा हो, उसमें 6-6 महीने से बार बार अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में ये एक अलग चीज है कि इसकी एक बार अनुमति ले ली, उसके बाद में वापस अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। वन अनुमति, लाइफ टाइम अनुमति, फिर जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक इसको लगा के रख सकता है। तो ये थोड़ी सी अलग चीज है, ध्यान रखना इसको। A proclamation declaring financial emergency must be approved by both the houses of parliament within 2 months from the date of its issue। यानी जब प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट इश्यू करे उसके 2 महीने के भीतर दोनों पार्लियामेंट के हाउस से यानी कि लोकसभा से और राज्यसभा से इसकी अनुमति हमको लेनी पड़ेगी। However, if the proclamation of financial emergency is issued at time when the Lok Sabha has been dissolved or a dissolution of the Lok Sabha takes place during the period of 2 months without approving the proclamation, then the proclamation survives until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha after its reconstitution provided the Rajya Sabha has in the meantime approved it। तो वो वाली बात है जो ये सेम बात है जो हमने नेशनल इमरजेंसी में भी देखी, सेम बात लिखी हुई थी, प्रेसिडेंट रूल में भी देखा सेम बात लिखी हुई थी, यहाँ पे भी सेम बात लिखी हुई है कि 2 महीने के भीतर अप्रूवल तो ले लो, लेकिन मान लो अप्रूवल लेने से पहले ही अगर लोकसभा जो है वो हो गई, डिजोल्व हो गई, यानी कि लोकसभा विघटित हो गई और दोबारा चुनाव होंगे, तो राज्यसभा का तो अप्रूवल ले लो तुम जाके, और फिर लोकसभा के जब पूरे चुनाव हो जाए, नई सरकार चुन के आ जाए, उनकी जो फर्स्ट सिटिंग हो ना, फर्स्ट सिटिंग, उससे 30 दिन के भीतर आपको लोकसभा का भी अप्रूवल ले लेना है, ठीक है। ओके, ये बात लिखी है। Once approved by both the houses of parliament, the financial emergency continues indefinitely till it revoked। This implies 2 things। यानी एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा, टन टना टन 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 टारा। तो एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा, ये गाना सिर्फ 2 केस में लगता है। किस केस में? एक तो नेशनल इमरजेंसी केस में और एक प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन केस में, कि भाई एक बार से अनुमति से दिल नहीं भर रहा हमारा, हर 6 महीने से मुड़ मुड़ के वापस देख पार्लियामेंट को और वापस से अनुमति ले। लेकिन इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार से दिल बढ़ जाता है, दोबारा मुड़ के नहीं देखना पड़ता। यानी एक बार अनुमति ले ली तो फिर वो अनुमति इनडेफिनेट पीरियड तक, असीमित टाइम तक चलती रहेगी, जब तक कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद जाके उसको रिवोक नहीं कर देता, यानी कि विखंडित नहीं कर देता। तो इसका मतलब 2 चीजें होती है। क्या? देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड प्रेस्क्राइब फॉर इट्स ऑपरेशन, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी कितने साल तक चलेगी इसके लिए कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं दिया हुआ है, कितने भी साल तक चला सकते हैं। हमने देखा था नेशनल इमरजेंसी के लिए भी कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं दिया हुआ, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए। 3 चीजें इनको भाई सब कंपैरेटिव वे में याद रखना पड़ेगा, तो मैं इसीलिए तुमको बार बार मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूं। नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में दी गई है उसमें भी कोई इनडेफ मतलब मैक्सिमम पीरियड नहीं दिया गया, कितने भी साल तक लगा सकते हैं, लेकिन हर 6 महीने से अप्रूवल लेना पड़ेगा। प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो उसमें मैक्सिमम पीरियड दिया गया है 3 साल का, 3 साल से ज्यादा प्रेसिडेंट रूल कहीं पे भी नहीं लगा सकते, उसमें भी 6-6 महीने से अप्रूवल लेना पड़ता है। बट फाइनेंशियल इमरजेंसी में अप्रूवल भी एक बार लेना पड़ता है और कोई मैक्सिमम पीरियड भी नहीं बताया हुआ। दूसरा, रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंटिन्यूएशन, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी के कंटिन्यूएशन के लिए, यानी उसको जारी रखने के लिए बार बार लगातार उसका पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी नहीं है।
A resolution approving the proclamation of financial emergency can be passed by either House of Parliament only by simple majority, that is the majority of the members of the House present and voting. तो मैंने बताया सिर्फ नेशनल इमरजेंसी जो है, राष्ट्रीय आपातकाल है, उसके केस में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ये एसएम दोनों ही एसएम है, ये भी सिंपल भी वो भी। तो स्पेशल मेजोरिटी जो है यानी टू थर्ड ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। ये मैंने समझाया एक क्लास में पूरा स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, एकदम टोटल डिटेल में समझाया, तो वो क्लास देख लेना। तो स्पेशल मेजोरिटी सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के केस में जरूरत होती है। प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में सिर्फ और सिर्फ चाहिए क्या, सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत। ठीक है। A proclamation of financial emergency may be revoked by the president at any time by a subsequent proclamation. Such a proclamation does not require the parliamentary approval. यानी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी उसका प्रोक्लेमेशन घोषणा जो है उसको प्रेसिडेंट जब चाहे तब दूसरी नई घोषणा जारी करके उसको खत्म कर सकता है। यानी प्रेसिडेंट ने एक बार तो बोला कि भाई हम भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा रहे हैं, दूसरी बार प्रेसिडेंट ये बोल सकता है कि भाई हम फाइनेंशियल इमरजेंसी हटा रहे हैं, तो जब मन में आए उसके वो हटा भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब इफेक्ट क्या होते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के, लगती कैसे हमने देख लिया, कौन सा बहुमत चाहिए वो भी हमने देख लिया, कैसे हटा सकते वो भी देख लिया, कितने पीरियड के लिए लगती है वो भी देख लिया। लेकिन होगा क्या, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी तो क्या होगा भाई, मतलब क्या चीज क्या हो जाएगी ऐसी, कुछ ना कुछ तो अजीब चीज होगी क्या, कुछ तो भारत में ऐसा होगा क्या कि भाई जिसको देख के लगेगा ओ हो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई। तो हाँ कुछ तो होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इन बेमतलब की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। बेमतलब की बातें हो रही है आजकल बहुत ज्यादा। तो बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। द कंसिक्वेंसेज ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी आर एज फॉलोज। कंसिक्वेंस का मतलब क्या परिणाम होंगे, क्या निष्कर्ष निकलेंगे, क्या नतीजे निकलेंगे जब फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगा देगा, तो उससे क्या होगा देखते हैं। फर्स्ट नंबर, द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंटर एक्सटेंड टू द गिविंग ऑफ डायरेक्शन टू एनी स्टेट और ऑब्जर्व सच कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी एज मे बी स्पेसिफाइड इन द डायरेक्शन एंड सच अदर डायरेक्शन टू एनी स्टेट एज द प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी एडिक्वेट फॉर द पर्पस। क्या बोल रहा है ये कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी डायरेक्शन दे सकती है कि भाई तुम ये खर्चा मत करो, या फिर ये खर्चा तुम करो, या फिर इस खर्चे को बचाओ, या फिर इसकी तनख्वाह कम करो। जो भी डायरेक्शन देना चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं दे सकती। नॉर्मल सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन नहीं दे सकती, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में दे सकती है कि भाई खर्चा कम करो। क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन टू एनी स्टेट टू ऑब्जर्व सच कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी। फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी का मतलब होता है कि भाई बचत करो, खर्चा कम करो, पैसा बचाओ, ऐसे डायरेक्शन दे सकती है। और सच अदर डायरेक्शन टू एनी स्टेट एज प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी एंड एडिक्वेट फॉर द पर्पस। यानी पैसे बचाने के लिए और भी कोई डायरेक्शन अगर प्रेसिडेंट देना चाहे तो वो दे सकता है। ऐसे बोल सकता है, मुख्यमंत्री साहब निकलते हैं कोई स्टेट में कि भाई अब मैं तो मुख्यमंत्री बन गया, मेरा तो एकदम रुतबा होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे रील बढ़िया बननी चाहिए। तो मुख्यमंत्री साहब और आईएएस साहब निकलते हैं 4-4 गाड़ियों के साथ में, तो सेंटर ये डायरेक्शन दे सकता है कि भाई एक आदमी निकल रहा है, 4-4 गाड़ी क्यों निकाल रहे हो, 4 घटा के 2 गाड़ी कर दो, इनकी 2 गाड़ियों का तेल बचे। तो इस तरीके के डायरेक्शन भी दिए जा सकते हैं। दूसरा नंबर का, any such direction may include a provision requiring the reduction of salaries and allowances of or all or any class of persons serving in the state। तो डायरेक्शन में ये भी बोल सकता है कि भाई तुम्हारे स्टेट में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन सबकी या तो तनख्वाह कम कर दो, या फिर कोई स्पेशल बता दे कि इन इन कर्मचारियों की जिनकी बहुत ज्यादा तनख्वाह, जैसे कलेक्टर है, कलेक्टर बहुत तनख्वाह ले रहा है, भाई कलेक्टर की तनख्वाह कम कर दो, आधी कर दो, 40% कर दो, है ना। मतलब मैं जिनको पढ़ा रहा हूं जिस नौकरी के लिए, मैं उसी के लिए बोल रहा हूं कि उनकी तनख्वाह कम कर दो, तो वो भी बोल सकते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि तुम्हारे स्टेट में जो भी सब काम कर रहे हैं उनकी सबकी 20-20%, 30-30% जो सैलरी है वो कम कर दो ताकि पैसा बचाया जा सके। बी, द रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो देखो हर स्टेट जो है ना वो भी अपना बजट पास करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना बजट पास करती है हर साल। नॉर्मल कंडीशन में सब अपना अपना करते रहते हैं, कोई किसी की टांग नहीं लगाता। और बजट का मतलब यही होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ये बताती है कि भाई इस साल में हम कितना खर्चा करने वाले हैं अपनी स्टेट में, कितना पैसा हम खर्च करने वाले हैं। तो वो बजट जो है वो पास होने के बाद में जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट यही बोल सकती है कि भाई प्रेसिडेंट के पास भेजो, प्रेसिडेंट तुम्हारा बजट देखेगा और उसमें देखेगा तुम कितना खर्चा करने वाले हो और क्या वो खर्चा तुम्हारा सही है या फिर गलत है। अगर तुम्हारा खर्चा सही नहीं लगा तो वो बोल देगा भाई ये खर्चे इसमें से हटाओ, ठीक है। तो मतलब उस पर कंट्रोल कर सकता है और कुछ नहीं। तीसरे नंबर का, द प्रेसिडेंट में इश्यू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ, अब देखो ढंग से देखना, ऑल क्लासेज ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तो स्टेट गवर्नमेंट हो गई, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन दे सकता है कि तुम अपने कर्मचारियों की तनख्वाह कम करो, और सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के कर्मचारियों की तनख्वाह भी कम कर सकती है, यानी सैलरी। 2 टाइप के कर्मचारी होते हैं, एक तो सेंट्रल एम्प्लॉय होते हैं, एक स्टेट एम्प्लॉय होते हैं, है ना। स्टेट सर्विसेज होती है और सेंट्रल सर्विसेज होती है। जो अपनी आईएएस है, आईएफएस है, दीज आर द सेंट्रल सर्विसेज,
एंड जो स्टेट पीसीएस है यानी पब्लिक प्रोविंशियल कमीशन, प्रोविंशियल सर्विस कमीशन, और स्टेट की पटवारी है ना, ये वाली सारी जो लेखाकार और ये सब है ना, विद्युत विभाग में ये सब वैकेंसी ये होती है स्टेट लेवल की वैकेंसी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए डायरेक्शन दे सकती है, खुद वालों की भी कम कर सकती है और स्टेट को भी बोल सकती है तुम भी कम करो। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की भी तनख्वाह कम की जा सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी में। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी ही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सैलरी कम की जा सकती है। नहीं तो नियम है भाई साहब ये एक, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जिस सैलरी पे नियुक्त हुए ना, यानी मान लो 2 लाख रुपए पे उनको अपॉइंट किया कि तुमको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे स्टार्टिंग में, तो जितने पे अपॉइंट है उससे कम नहीं की जा सकती, बढ़ा सकते हो तुम हमेशा, कम नहीं कर सकते कभी भी उनकी सैलरी। ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये उनको स्पेसिफिकली एक सेफ गार्ड दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड, ताकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जो है वो अपना फैसला आराम से दे सके, उनको सरकार दबाव में नहीं ला सके। क्योंकि अगर सरकार उनकी सैलरी कम कर सकेगी तो सरकार के खिलाफ वो फैसला देंगे तो उस जज की सैलरी कम कर दी जाएगी, तो इससे बेचारा वो तो दब जाएगा ना, फैसला ठीक से नहीं दे पाएगा। तो किसी भी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सैलरी कम नहीं की जा सकती। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी एकमात्र ऐसी कंडीशन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सैलरी भी कम की जा सकती है। और आज तक कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में लगी नहीं है, तो लेते की बात यह कि उनकी सैलरी आज तक कभी कम नहीं हुई। 10, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी द सेंटर अक्वायर्स फुल कंट्रोल ओवर द स्टेट्स इन फाइनेंशियल मैटर। तो क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब जब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट पे पूरा कंट्रोल मिल जाता है फाइनेंशियल मैटर्स के मामले में। यानी कि जो भी फाइनेंशियल मैटर है, पैसे से रिलेटेड जो भी मामले हैं, वहां पे सारे स्टेट्स को कंट्रोल कर सकता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। एच.एन. कुंजरू, ये नाम है किसी आदमी का, ए मेंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर था। कंस्टिट्यूएंट असेंबली हमने जब स्टार्ट किया था एम लक्ष्मीकांत को पढ़ना, तो मैंने बताया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और उसमें जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो उसके मेंबर थे ये, उसके सदस्य थे एच.एन. कुंजरू। इन्होंने बोला, स्टेटेड दैट फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजंस पोज अ सीरियस थ्रेट टू द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स। तो ये स्टेट की तरफ से बोल रहे हैं कि साहब आपने जो ये प्रोविजन बना दिया ना फाइनेंशियल इमरजेंसी का, कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को कंट्रोल कर सकती है, उनके बजट को कंट्रोल कर सकती है, उनके इंप्लॉइज की सैलरी घटाने तक का ऑर्डर दे सकती है। तो भाई ये तो आप मतलब एक तरीके से उन पे अपनी दादागिरी चला रहे हो। यूनियन गवर्नमेंट वालों को बोल रहे कि भाई ये तो अपनी दादागिरी आप चला रहे हो स्टेट गवर्नमेंट पे। वो अपने, उनको जो खर्चा करना है अपने पैसे का वो अपने हिसाब से करेंगे ना, तुम क्यों अपने डायरेक्शन दे रहे हो? तो भाई ये ना उनकी आप ऑटोनॉमी छीन रहे हो। उनका ऑटोनॉमी को बोलते हैं, हिंदी याद नहीं आ रही मुझे, ऑटोनॉमी को बोलते हैं कुछ ना कुछ, पर उनका अधिकार छीन रहे हो एक तरीके से आप। भाई ये वो क्यों नहीं कर सकते? मतलब मेरे पास, मेरे जेब में 50 रुपए, मान लो मेरे जेब में 50 रुपए, अब उस 50 रुपए में कुरकुरे खाऊं या पेप्सी पीऊं या ड्यू पीऊं या फिर उसके मैं बनाना केड़ा लेके खाऊं या फिर मैं और कुछ खाऊं, वो मेरी मर्जी है। लेकिन कोई आदमी मेरे पे कंट्रोल करे कि भाई तेरे को ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं ले सकता, वो नहीं ले सकता। अरे पैसे मेरे जेब में पड़े, तुम कौन ज्ञान देने वाला मेरे को? तो ये बात कुंजरू ने भी बोली कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है ज्ञान देने वाली है? फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजन लगा के तुम स्टेट गवर्नमेंट को ज्ञान दोगे कि वो अपना पैसा कैसे खर्च करे? ये सही नहीं लग रहा मुझे। तो ऐसा उसने बोला। किसने? एच.एन. कुंजरू ने। कौन थे एच.एन. कुंजरू? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। फिर बी आर अम्बेडकर ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया, एक्सप्लेनिंग द रीजंस फॉर देयर इंक्लूजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑब्जर्व्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो फिर इस आदमी ने, जैसे कुंजरू साहब ने बोला कि भाई ये तो गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। अब जब गलत कर रहे हो ऐसे बोलेंगे तो बी आर अम्बेडकर कौन थे? बी आर अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाने में बहुत सहायता की। तो अब उन्होंने, जब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे संविधान बनाने में, तो फिर उन्होंने उसका स्पष्टीकरण दिया, एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई हमने क्यों किया ये शामिल। तुमको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुम हमारा कारण तो सुन लो एक बार कि हमने क्यों किया इसको शामिल। सुनो, this article more or less follows the pattern of what is called National Recovery Act of United States passed in 1933, which gave the president power to make similar provision in order to remove the difficulties, both economic and financial, that had overtaken the American people as a result of Great Depression. तो बोले कि साहब हमने ये आर्टिकल जो डाला है ना, ये पीछे इतिहास में जो काम हुए थे उनको देख के डाला है। 1933 के आसपास में क्या हुआ था, अमेरिका में बहुत मंदी आ गई थी और सरकार की कमाई घट गई थी, फैक्ट्रियां चलनी बंद हो गई थी, लोगों के पास रोजगार नहीं बचे थे, सरकार की कमाई एकदम कम हो गई थी। तो वहां पे भी ऐसा काम किया गया था कि सारे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कम की गई थी, बजट टाइट किए गए थे, फालतू खर्चे बंद किए गए थे, और उससे उनका देश उस मंदी से, उस रिसेशन से निकल पाया था। तो जब हमने देखा कि भाई ऐसा हो जाता है देशों में, तो हमने भी अपने संविधान में डाल दिया कि भाई खुदा न खास्ता कभी भारत में ऐसा होता है तो हमारे पास कम से कम प्रोविजन तो हो कि हम उससे फाइट कर सके, उससे लड़ सके, उसके लिए कुछ कर सके। अगर प्रोविजन ही नहीं होगा तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और कुछ कर ही नहीं पाएंगे तो देश तो डूब जाएगा ना, दिवालिया हो जाएगा और बेइज्जती हो जाएगी वो अलग से। तो इसलिए बोला कि इसलिए हमने डाला है। लेकिन बात यह है कि आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। 1991 में हमारे को भी बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था, यानी हमारे पैसे वैसे खत्म हो गए थे, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी फिर भी नहीं लगाई गई, है ना। हाँ, तो भाई अब बात करते हैं हम क्रिटिसिज्म ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन, यानी टोटल जो इमरजेंसी प्रोविजन है जो हमने देखा, चाहे राष्ट्रपति शासन हो, चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, चाहे
नेशनल इमरजेंसी हो, इनका क्या क्रिटिसिज्म है, इनके लिए लोग क्या बुराई करते हैं कि भाई कई लोगों को अच्छी नहीं लगती ना ये, कि क्योंकि कभी भी इमरजेंसी लगती है, चाहे वो प्रेसिडेंट रूल हो, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, तो एक चीज जो महत्वपूर्ण रूप से हो जाती है वो हो जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल बन जाती है और स्टेट गवर्नमेंट के सारे पावर छीन लिए जाते हैं। अब कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो फेडरलिज्म के बहुत बड़े भगत है। क्या है, मैं तो रमता जोगी ओए ओए ओए, तो वो फेडरलिज्म के रमता जोगी है, संघवाद के रमता जोगी है। वो चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको छीने ना, है ना। और इसीलिए उनको ये अच्छी नहीं लगती, तो उन्होंने उसकी बुराइयां की है इमरजेंसी की। क्या बुराइयां की है सुनो। पहली बुराई, द फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डिस्ट्रॉयड एंड द यूनियन विल बिकम ऑल पावरफुल। तो मैंने वो जो बोला पहली बात वही आ गई कि भाई भारत का जो फेडरल कैरेक्टर है, यानी जो संघवादी ढांचा है, उसको पूरी तरीके से आप नष्ट कर दोगे, डिस्ट्रॉय कर दोगे, और यूनियन गवर्नमेंट एकदम पावरफुल बन जाएगी, केंद्र सरकार, संघ सरकार जो है वो एकदम पावरफुल बन जाएगी। ये बात उनको अच्छी नहीं लगती। दूसरी क्या उन्होंने बुराई की, द पावर्स ऑफ स्टेट बोथ द यूनियन एंड द यूनिट्स विल इंटायरली बी कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो बोले कि साहब जो स्टेट के पावर है और जो सेंटर के पावर है, इमरजेंसी के टाइम पे सारे के सारे पावर जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, यानी कि केंद्रीय कार्यकारी कार्य कार्यपालिका है, उसके हाथ में चला जाता है। ये गलत है। स्टेट के पावर भी आप छीन के उनको दे देते हो, क्यों? ऐसा मत करो, ये हमको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने बुराई की इसकी। तीसरे नंबर में क्या बोला उन्होंने, द प्रेसिडेंट विल बिकम ए डिक्टेटर। इन लोगों को ऐसा लगा, क्योंकि इमरजेंसी में आपने देखा होगा कि अधिकतर इमरजेंसी की घोषणा प्रेसिडेंट ही करता है, और फिर उसमें क्या होना है क्या नहीं होना वो भी प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। जैसे हमने देखा नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कौन करता है? प्रेसिडेंट। और उसके बाद में नेशनल इमरजेंसी में सारा कार्यक्रम भी कौन संभालता है? प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट रूल भी हमने देखा, उसकी भी घोषणा कौन करता है? प्रेसिडेंट। और उसके बाद में वो कार्यक्रम भी सारा संभालता है प्रेसिडेंट। उसके बाद में हमने अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी देखा, इसमें भी घोषणा कौन करता है? प्रेसिडेंट। और हमने पढ़ा कि भाई स्टेट के बजट भी प्रेसिडेंट के पास भेजे जाते हैं, फिर कि प्रेसिडेंट उनको अगर अलाउ करेगा तो ही वो पास होंगे, नहीं तो फिर वो चेंजेस के साथ में पास होंगे। तो इसने बोला कि भाई प्रेसिडेंट खुद डिक्टेटर बन सकता है ना इस चक्कर में, तो क्योंकि ये क्यों बोला गया कि उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो है वो एक रोबोट बन के काम करेगा। यानी आज क्या होता है, आज तो प्रेसिडेंट खुद अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। जो उसको प्राइम मिनिस्टर ने बोला, प्रधानमंत्री ने बोला और उसके मंत्रियों ने बोला, प्रेसिडेंट को वही करना पड़ता है। बोलेगा उठ उठेगा, बैठ बैठेगा, चल चलेगा, खड़ा हो खड़ा होगा, साइन कर करेगा। खुद की मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, ये संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन जब संविधान बना था तब ये चीज लिखी भी नहीं थी, बाद में लिखी गई इसको कि प्रेसिडेंट इनकी मर्जी से ही करेगा। जब संविधान बना था तब उसमें क्या लिखा हुआ था कि देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर विच विल एड एन एडवाइस टू द प्रेसिडेंट इन परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन। यानी कि प्रेसिडेंट अपने जो काम करेगा उसमें ये सलाह देंगे, कौन? प्रधानमंत्री और उसके मंत्री प्रेसिडेंट को सलाह देंगे। ये लिखा हुआ था पहले संविधान में। अब सलाह का मतलब तो ये होता है ना कि भाई तुमने मुझे कोई सलाह दी, कि भाई ये काम ऐसे कर लो। अब भाई सलाह का मतलब तो यही कि मैं मानू ना मानू, मेरी मर्जी, है ना। सलाह कोई जरूरी थोड़ी होती कि तुमने मुझे सलाह दी मुझे मानना ही पड़ेगा, नहीं ना। तो इसका मतलब ये प्रधानमंत्री और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सलाह दे रहे हैं और वो नहीं माने और बोले मैं तो मेरे हिसाब से चलूंगा, तो अगर प्रेसिडेंट ऐसा करने लग गया और इमरजेंसी के टाइम पे क्योंकि सारे पावर प्रेसिडेंट के पास आ जाते हैं, तो फिर प्रेसिडेंट डिक्टेटर बन जाएगा, तानाशाह बन जाएगा। लेकिन आज की डेट में ये जो क्रिटिसिज्म है ये वैलिड नहीं, अप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर संविधान में संशोधन करके ये और लिख दिया इसके आगे कि देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर के प्रतिनिधित्व में एक मंत्रिमंडल होगा जो कि राष्ट्रपति को सलाह देगा। और उसके आगे ये और लिख दिया कि वो सलाह राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगी, यानी वो भी बाउंडेड, प्रेसिडेंट विल बी बाउंडेड बाय सच रिकमेंडेशन, यानी प्रेसिडेंट पे वो सलाह बाध्यकारी होगी, प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। ये भी संविधान में लिख दिया। तो उसके बाद में प्रेसिडेंट बन गया अपना रोबोट प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। और चलती किसकी अधिकतर? प्रधानमंत्री की, प्राइम मिनिस्टर की चलती है, ठीक है। तो ये वाला तो खराब हो गया आजकल क्रिटिसिज्म, क्योंकि अब ऐसा रहा ही नहीं मामला। चौथे नंबर का था फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट विल बी नलिफाइड। वही बात है कि स्टेट की खुद की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है कि वो अपने खर्चे खुद कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ज्ञान ना दे, तो वो नलिफाइड हो जाएगी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगी वैसे उनको करना पड़ेगा, जो जीजा जी कहेंगे मैं वही करूंगा। वो फिल्म का डायलॉग है ना, तो वैसे हो जाएगी बेचारी स्टेट गवर्नमेंट की। फंडामेंटल राइट्स विल बिकम मीनिंगलेस एंड एज द रिजल्ट द डेमोक्रेटिक फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डिस्ट्रॉयड। तो फंडामेंटल राइट एक ही कंडीशन में छीने जाते हैं, मैंने बताया था, सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के केस में फंडामेंटल राइट्स छीने जाते हैं। किसके केस में? सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के केस में। प्रेसिडेंट रूल के केस में फंडामेंटल राइट नहीं छीने जाते, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में भी फंडामेंटल राइट नहीं छीने जाते। आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली हो जाता है खत्म, कब? जब इमरजेंसी लगी हुई हो एक्सटर्नल ग्राउंड पे। और बाकी कौन सा राइट खत्म होगा, कौन सा फंडामेंटल राइट खत्म होगा, वो प्रेसिडेंट ऑर्डर निकाल के बताएगा और उस ऑर्डर के हिसाब से डिसाइड होगा। याद होगा मेरे ख्याल से अभी तक, ठीक है।
और यही है भैया, ये केटी कामत ने कुछ बोला, फिर केटी शाह ने कुछ बोला, और फिर टीटी कृष्णामाचारी ने कुछ बोला। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, कोई ज़्यादा काम की चीज़ है ये है नहीं, ठीक है। और इसी तरीके से एच एन कुंजरू ने फिर से बोला, ठीक है, ओके। लास्ट में पढ़ लेते कि बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला। सबने बुराई कर दी, उसके बाद में बी आर अम्बेडकर ने लास्ट में क्या बोला। वाइल डिफेंडिंग द इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑल्सो एक्सेप्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर मिसयूज। कि बी आर अम्बेडकर ने बोला कि भाई हाँ देखो, हमको चाहिए तो सही इमरजेंसी के प्रोविजन, कि कभी देश में मान लो ऐसी कंडीशन हो गई तो फिर एक आदमी के हाथ में कंट्रोल होना जरूरी है, लेकिन इसका मिसयूज भी हो सकता है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। खुद बी आर अम्बेडकर ने माना। ही ऑब्जर्व्ड, उन्होंने देखा क्या, आई डू नॉट ऑल टुगेदर डिनाई दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द आर्टिकल बीइंग अब्यूज्ड और एम्प्लॉयड फॉर पॉलिटिकल पर्पस। ये बोला कि साहब हो सकता है कभी कोई इनको अपने राजनीतिक महत्व के लिए भी काम में ले ले, और गलत काम में ले ले, और ऐसा हो भी गया था इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इमरजेंसी प्रोविजन हमें आज की डेट में चाहिए, और उनको हटाया नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कभी भी मान लो किसी देश का युद्ध होता है, हमारा भारत का किसी के साथ युद्ध हो जाएगा, या फिर अंदर सिचुएशन खराब हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी हमारी स्टेट है, बहुत सारे लोग हैं, और कई लोग षड्यंत्र भी करते रहते हैं भारत सरकार के खिलाफ में, और देश को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे कि अभी बांग्लादेश में हुआ है कि जो रिजर्वेशन के नाम पे आंदोलन स्टार्ट हुआ, वो लास्ट में उसका रिजल्ट क्या निकला। उसका रिजल्ट निकला कि जो सरकार थी उसको उखाड़ के फेंका गया, और फिर उसके बारे में पता चलता है कि ये सारी साजिश विदेशों में रची गई थी, अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व था। तो ये सारे काम जो है किसी भी देश को अनस्टेबल कर सकते हैं, अस्थिर कर सकते हैं। तो वहां पे अगर ऐसी पावर रहेगी इमरजेंसी टाइप की, तो वो इमरजेंसी लगा के उस कंडीशन को सुधारा जा सकता है, और स्थिति को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। अगर ऐसी पावर नहीं होगी इमरजेंसी की, तो फिर कोई भी भारत बाहर के देश जो अमेरिका जैसे पावरफुल देश है, वो जब चाहे किसी भी सरकार को उखाड़ देंगे और दूसरी सरकार उसकी जगह ला देंगे, अपने हिसाब से वो देश को चलाएंगे। फिर हमारा देश हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, बल्कि वो जो जिन लोगों को बिठाएंगे सरकार में, वो रोबोट बनकर अमेरिका के हिसाब से चलाएंगे। तो वो उसके लिए हमें जरूरत है इमरजेंसी प्रोविजन की, उनको हटाया नहीं जाना चाहिए। हालांकि कुछ उन पर सेफ गार्ड लगाए जाने चाहिए, उन पर कुछ सुरक्षा प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, ताकि उनका दुरुपयोग कोई ना कर पाए। और ऐसा ही किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट से। बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी की जो स्वीकृति लेनी होती है, जो उसका अप्रूवल लेना होता है, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से, वो 2 महीने में लेना होता था पहले, उसको घटा के 1 महीने कर दिया गया। उसी के अलावा हर 6 महीने में जो है रिकरिंग अप्रूवल लेने का प्रोविजन डाला गया। उसके अलावा ये भी प्रोविजन डाला गया कि 1/10 ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा, अगर ये स्पेशल नोटिस देते हैं कि भाई साहब हमको इमरजेंसी हटवानी है, इसके लिए मीटिंग बुलाओ, तो मीटिंग बुलवानी पड़ेगी 14 डेज के भीतर भीतर। और उसके अलावा ये भी डाला गया कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो 3 साल से ज्यादा नहीं चलाया जा सकता किसी भी स्टेट में, और 1 साल से ऊपर चलाना है तो आपको 2 कंडीशन पूरी करनी होगी। प्रेसिडेंट रूल हमने देखा था आर्टिकल 356 में, याद आ रहा है तुमको। 2 कंडीशन पूरी करनी होगी कि या तो पूरे देश में या फिर देश के किसी पार्ट में इमरजेंसी लगी हुई रहो, यानी देश में या फिर उस स्टेट के किसी पार्ट में जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगाना है इमरजेंसी लगी हुई रहो। और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई करे कि भाई वहां पे चुनाव जो है वो नहीं करवाए जा सकते। उसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी में हमने देखा कि उसमें भी प्रोविजन डाला गया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी में 38 अमेंडमेंट जो आया था, 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे कि इंदिरा गांधी ने ये लिख दिया था कि भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी हम डिक्लेयर कर देंगे तो उसको किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इस चीज को भी हटाया, और उसकी जगह बोला कि भाई इसको चुनौती दी जा सकती है, जुडिशियल रिव्यू इसका किया जा सकता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार स्वीकृति ले ली, उसके बाद अनलिमिटेड पीरियड तक चल सकती है, और जब तक प्रेसिडेंट ना हटाए उसको हटाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, हमारा इमरजेंसी का चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है। ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है, उसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे भी सब्सक्राइब बटन है, दो जगह पे भी भाई तुमको दिख के फिर भी नहीं दबाओ तो भाई तो इसका मतलब तुम बहुत ढीठ आदमी हो। ऐसे ढीठ मत बनो यार, दबा दो सब्सक्राइब, ठीक है। और लाइक भी कर देना, और शेयर भी कर देना। अपने जो मंडली है, मित्र मंडली है तुम्हारी, जो लंगोटिया यारों की गैंग है ना, और जो भी यार या फिर जो भी फीमेल साइड में जो उसको बोलते हो वो गैंग है, तो उनके साथ भी अपने ग्रुप्स में इनमें शेयर करना। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद में सब्सक्राइबर काउंट में उछाल देखने को मिलेगा, जैसे शेयर मार्केट में देखने को मिलता है। और उधर पूरी प्लेलिस्ट आ रही है जिसमें पूरी की पूरी वीडियोज मिल जाएगी आपको पॉलिटी की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय सिया राम।